मुल्क पर क्राइसिस आते हैं तो उस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म अपनी कौम को, अपनी पार्लिमान को एतमाद में लेता है। लेकिन रीजनल हालात जो चल रहे हैं और उसके असरात जो पाकिस्तान पर पड़ रहे हैं, हमने किसी को नहीं देखा कि उन्होंने कौम के सामने आकर कौम से खिताब किया हो, एक जमहूरी अंदाज अपनाया हो, पार्लिमान को एतमाद में लिया हो, बल्कि बंद कमरों में फैसले हो रहे हैं जिसका इल्म किसी को भी नहीं है। लेकिन जो भी फैसला होगा, जो भी फैसला किया जाएगा, ये इनके दिमाग में होना चाहिए कि उसका असर सिर्फ एक ख़ानदान पर नहीं पड़ेगा, उसका असर सिर्फ एक इदारे पर नहीं पड़ेगा, उसका असर पूरे पाकिस्तान पर पड़ेगा, पूरे पाकिस्तानी कौम पर पड़ेगा। तो जब एक ख़ानदान या एक इदारे पर कोई असर नहीं पड़ेगा, पूरे पाकिस्तान और पाकिस्तानियों पर इसका असर पड़ेगा, तो पूरे पाकिस्तानी कौम ने वोट इमरान खान साहब को दिया है। पूरी पाकिस्तानी कौम इमरान खान साहब की पार्टी के पीछे खड़ी है। पूरी कौम ये चाहती है कि पाकिस्तान के फैसले कौम का अजीम लीडर जनाब इमरान खान साहब करें, ना उसे, ना उसकी पार्टी को एतमाद में लिया गया है। और हम किसी भी फैसले में ना शरीक हैं, ना ही हमें किसी भी फैसले में एतमाद में लिया गया है और ना ही हमें उसकी कोई खबर है। इसके साथ साथ इससे पहले मीटिंग में मुज़म्मिल साहब ने शिरकत की थी, क्योंकि मेरी कैबिनेट मीटिंग थी तो मैं उसमें शिरकत नहीं कर सका। उसमें कुछ फैसले किए गए थे कि हमने ऑस्टेरिटी मेजर लेने हैं, हमने पाकिस्तानी कौम का पैसा भी बचाना है और हमने जो है पेट्रोल को भी थोड़ा कम इस्तेमाल करना है, क्योंकि जो हालात चल रहे थे उसके मुताबिक ये फैसले हुए थे। हमने उस मीटिंग में बताया, मुज़म्मिल साहब ने बताया कि जो फैसले आप अभी कर रहे हैं ये फैसले हम पहले कर चुके थे। जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी और कोरोना में खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने पेट्रोल पर जो कट लगाया था अपने पार्लियामेंटेरियन के लिए, वो कट आज भी मौजूद हैं। उसके बाद हमने वो कट नहीं उठाया था। मैंने ऑलरेडी कैबिनेट में ये डिसाइड किया था इससे पहले ही कि जो ऑफिसर्स 2-3 किलोमीटर से दूर हैं वो तमाम मीटिंग्स जो हैं वो ऑनलाइन अटेंड किया करें ताकि कौम का पैसा ज़ाया ना हो। ये सारे फैसले हम ऑलरेडी कर चुके थे। गाड़ियों पे बैन और वो ट्रैवल भी, गाड़ियों पर हमारा बैन है। कोई भी किसी भी पार्लियामेंटेरियन के लिए या ब्यूरोक्रेट के लिए हमने कोई नई गाड़ी नहीं खरीदी। बाहर मुल्क के ट्रैवल पर बैन है। जब इंतहाई ज़्यादा ज़रूरत होती है और हमें लगता है कि जाना चाहिए तो कैबिनेट से अप्रूवल ली जाती है, उसके बाद ही कोई जा सकता है। एक तरफ हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत मुसलसल अपनी कौम का सोच रही है, पाकिस्तान का सोच रही है। दूसरी तरफ 7 महीनों में $5 अरब से ज़्यादा कर्जे लिए जाते हैं और शाखर्चियाँ इतनी के 12-12 अरब रुपए के जहाज लिए जाते हैं। एक तरफ $5 अरब कर्जा लिया जाता है, फिर उसी कर्जे से 2 पायलट हायर किए जाते हैं जिसकी तनख्वाह $70,000 से ज़्यादा होती है और उसको उन्हीं कर्जे की डॉलर में से तनख्वाहें दिए जाते हैं। इन्होंने अपनी शाखर्चियाँ कम नहीं करनी, इन्होंने कौम को एतमाद में नहीं लेना। इनके पास कोई विजन ही नहीं है, इनका कोई मंशूर ही नहीं है, ना फिक्र भी नहीं है, ना पाकिस्तान की ना पाकिस्तानी कौम की, क्योंकि इनको पता है कि 17 सीटों से हमारी हुकूमत आ जानी है। हमने जो है थोड़ा सा चेरी ब्लॉसम लगा देना है तो काम बन जाएगा। तो जब पाकिस्तान के फैसले, जमहूरियत के फैसले ऐसे होते हैं
تو پھر کوئی بھی پاکستان اور پاکستانی قوم کا نہیں سوچتا. اور جن کے لیے تمام ادارے مفلوج کر دیے جاتے ہیں, جن کے لیے جمہوریت سے لگے ہوئے, چاہے وہ صحافت ہے, چاہے جوڈیشری ہے, چاہے نیب ہے, چاہے کوئی بھی ادارہ ہے, وہ سارے مفلوج کر دیے جائیں اور ان کے ہر غلط کام پر خاموشی در لی جائے, تو وہ پھر کیوں پاکستان کا سوچیں گے؟ وہ پھر کیوں پاکستانی قوم کا سوچیں گے؟ بالکل بھی نہیں سوچیں گے. تو میرے خیال میں جو بند کمروں کے فیصلے کرتے ہیں ان کو ابھی سوچنا چاہیے, کیونکہ پاکستان جس دلدل میں پھنس رہا ہے, ایسا نہ ہو کہ وقت گزر جائے اور پھر کوئی بھی سنبھالنے والا نہ ہو. تو اس وقت سے ہم سب کو ڈرنا چاہیے. پاکستان کی معیشت کا یہ حال ہے کہ جب ریجیم چینج آپریشن ہو رہا تھا تو ہماری پاکستان کی جی ڈی پی گروتھ 6.1% تھی. آج جو ہیں وہ 3% سے نیچے آ چکی ہیں. جب ایک حکومت کو گرایا جاتا ہے بیرونی سازش کے ذریعے, تو وہ اس لیے گرایا جاتا ہے کہ وہ صحیح کام نہیں کر رہا اور ٹھیک بندے کو لایا جاتا ہے. لیکن وہ بھی غیر جمہوری عمل ہے. ہر بندے کو اپنا ٹینور پورا کرنا چاہیے. لیکن جن کو لایا گیا انہوں نے پاکستان کا بیڑا ہی غرق کر دیا, لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ہمارا انڈسٹریل گروتھ منفی میں جا رہا ہے. ہماری ٹیکسٹائل کی انڈسٹری بند ہوتی جا رہی ہے. ہمارا تجارتی خسارہ $20 ارب سے تقریباً تجاوز کر چکا ہے. ہماری ایکسپورٹس تباہ ہو چکی ہے. ہمارا نوجوان جو اس ملک اور قوم کا قیمتی اثاثہ ہے, وہ پاکستان سے بھاگنے کے طریقے ڈھونڈ رہا ہے, کیونکہ یہاں پر نہ روزگار کے مواقع ہیں اور نہ ہی جو ہیں ان کو اپنا مستقبل یہاں نظر آ رہا ہے. ہمارا ایگریکلچر گروتھ وہ بھی منفی میں جا رہا ہے. کسان رو رہا ہے, کسی کو کسان کی فکر ہی نہیں ہے. لیکن ان سب کے باوجود انہوں نے مزید پاکستانیوں کو تباہ کرنا ہے. اپنی خرچیاں کم نہیں کرنی. 12 ارب روپے کے جہاز خریدنے ہیں, اس کے لیے $70,000 کے پائلٹ ہائر کرنے ہیں. لیکن بوجھ کس پر ڈالنا ہے؟ پاکستانی قوم پر. 321 روپے پیٹرول پہنچ گیا ہے, 321 روپے تک. ہمارے دور میں پیٹرول فی بیرل تقریباً $117 سے $120 تھا, لیکن پیٹرول کی قیمت $150 تھی. آج فی بیرل تقریباً $85 کا ہے, لیکن ہماری پیٹرول کی قیمت 321 روپے تک پہنچ چکی ہے. 75 سالوں میں پیٹرول کی قیمت $150 تک تھی, لیکن صرف 3 سالوں میں $171 کا اضافہ ہوا ہے. مطلب 75 سال میں $150, صرف 3 سالوں میں $171 کا اضافہ, مطلب 75 سال سے بھی زیادہ. کیوں؟ کیونکہ ان کے ساتھ پالیسی ہے ہی نہیں, ان کا منشور ہے ہی نہیں, ان کا ذہن ہے ہی نہیں, ان کی یہ نیت ہی نہیں ہے کہ پاکستان ترقی کرے. تو یہ اپنی معیشت کا کیوں سوچیں؟ یہ پاکستان کی انڈسٹریل گروتھ کا کیوں سوچیں؟ ایگریکلچر گروتھ کا کیوں سوچیں؟ نوجوان کا کیوں سوچیں؟ انفلیشن کم کرنے کا کیوں سوچیں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ 17 سیٹوں سے پھر ہم نے آ جانا ہے. جمہوریت تو مفلوج ہو چکی ہیں, ادارے بھی مفلوج ہو چکے ہیں. آج ہمارا ارادہ تھا کہ ہم وہاں پر اپنا جو ہمارا NFC کا مقدمہ ہے وہ بھی ان کے سامنے رکھیں, لیکن میٹنگ نہیں ہوئی. تو کل NFC کے حوالے سے جو سب کمیٹیز ہیں ان کی میٹنگ ہونے والی ہیں. تو ہم پورے پاکستانیوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایک دفعہ پھر جو ہے وہ سوتیلی ماں جیسا سلوک ہو رہا ہے. خیبر پختونخوا کے عوام کے ساتھ امتیازی سلوک ہو رہا ہے, اور ہمیں جو ہمارا ڈیو شیئر ہے NFC میں وہ نہیں دیا جا رہا. NFC میں ہمارا جو شیئر بنتا ہے ان 8 سالوں میں وہ تقریباً 964 ارب روپے ابھی تک بنتا ہے. لیکن جو 7th NFC ایوارڈ ہے جو
25वीं आईनी तरमीम के बाद जब फाटा केपी में मर्ज हुआ, उसके बाद वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया है, गैर आईनी हो गया है, क्योंकि उसमें 3.5 सूबे शामिल हैं। आईन में लिखा है कि एनएफसी का शेयर 4 सूबों में तकसीम होगा। चूंकि मर्ज अजला केपी में शामिल हो चुके हैं और उनको उनका हिस्सा नहीं दिया जा रहा, तो ये 3.5 सूबों को दिया जा रहा है जो गैर आईनी है। उसकी मद में 964 अरब रुपए 8 सालों में पंजाब की हुकूमत ने 567.9 अरब रुपए खैबर पख्तूनख्वा के और हमारे कबायली अजला के वो पंजाब लेके गया है। सिंध 278.1 अरब रुपए लेके गया है जो हमारे कबायली अजला और खैबर पख्तूनख्वा का हक था। बलूचिस्तान 118.1 बिलियन 118.1 अरब रुपए लेके गया है जो खैबर पख्तूनख्वा का हक था, जो हमारे कबायली अजला का हक था। ये गैर आईनी काम मुसलसल 8 सालों से होता आ रहा है। हमारी बार बार आवाज़ उठाने के बावजूद हमारी सुनवाई नहीं हो रही। वफाकी हुकूमत के साथ, वफाकी नुमाइंदों के साथ हमारी 4-5 मीटिंग्स जो हुई हैं, मेरे या मेरे बग़ैर, उन सब में हमने ये बात की है, ये आवाज़ उठाई है, लेकिन उसके बावजूद भी टस से मस नहीं हुआ कोई। आज हम एक दफ़ा फिर मुतालबा करते हैं कि इस 7th NFC अवार्ड को अपडेट किया जाए, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया जाए, ताकि जो हक लाहौर में बसने वाले शहरी का है, कराची में बसने वाले शहरी का है, क्वेटा में बसने वाले शहरी का है, पेशावर में बसने वाले शहरी का है, वो हक भी कबायली अजला के कबायलियों के लिए भी मुख्तस हो। तो इसमें कल मीटिंग है और हम उम्मीद करते हैं कि 8 साल जो सूबे हमारा हक लेके गए हैं और हमारा हक आया है, वो इसमें हमारा साथ देंगे और 7th NFC को अपडेट करेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक करेंगे। दूसरा, आखिरी, मैंने कल हमारी जो AIP है, कबायली अजला के लिए जो 100 अरब रुपए का सालाना वादा किया गया था, अभी तक 700 अरब रुपए में से हमें सिर्फ 132 अरब रुपए मिले हैं। तकरीबन 168 अरब रुपए मिले हैं। 532 अरब रुपए वफाक हमारा उसमें भी बकाया है। इस साल वफाक ने AIP के मद में हमें 1 रुपए भी नहीं दिया। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने अपने रिसोर्सेज से ब्रिज फाइनेंस करके 26 अरब रुपए कबायली अजला को अभी तक दे चुका है, लेकिन वफाक ने हमें 1 रुपए भी नहीं दिया। उसके लिए एक कमेटी बनाई गई थी, मेरे आने से पहले चीफ मिनिस्टर उसको हेड करता है। तो कल तकरीबन 1.5 महीने से मैं कहता रहा कि वो मीटिंग होनी चाहिए, लेकिन अवेलेबिलिटी वफाकी वजीर साहब की नहीं हो रही थी। तो कल के लिए वादा किया गया था कि हम अवेलेबल होंगे, तो मैंने मीटिंग कॉल की। आज पता चला कि कल की मीटिंग के लिए भी साहिब मोहतरम अवेलेबल नहीं है। तो जब जो हमारा आईनी और कानूनी हक है वो भी नहीं दिया जा रहा, जो सूबे की 4.5 करोड़ आवाम है उसके लिए हम कुछ मांग रहे हैं वो भी नहीं दिया जा रहा। सियासी तौर पर भी हमें दीवार से मुसलसल लगाया जा रहा है। इमरान खान साहब के सेहत के हवाले से उनके ज़ाती डॉक्टर और उनके फैमिली मेंबर्स को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा, और मुसलसल जुल्म, जबर और फस्तायत का माहौल गर्म है। और इन हालात में भी जो इंटरनेशनल और रीजनल क्राइसिस हैं, इन हालात में भी इनका मकसद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाना है। तो फिर सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी मुल्क का सोचना है? सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ही ये जिम्मा उठाया हुआ है कि मुल्क पर सख्त हालात आएंगे तो कुर्बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने देनी है? किसी और इदारे की ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो कुर्बानी दें? किसी और सियासी पार्टी की ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो कुर्बानी दें? कुर्बानी सिर्फ हमने देनी। आज भी हमने कुर्बानी दी है।
इस तमाम तर जुल्म, फस्तायत और जबर के बावजूद हमने हामी भरी है मीटिंग के लिए, क्योंकि हमें पाकिस्तान की फिक्र है, क्योंकि हमें पाकिस्तान से मोहब्बत है, हमें पाकिस्तान से इश्क है, इसलिए हमें इमरान खान से इश्क है, क्योंकि हमें पता है कि इमरान खान के अलावा पाकिस्तान को ना कोई संभाल सकता है, ना उठा सकता है, ना तरक्की दिला सकता है। तो मैं यही कहूँगा आखिर में कि इनको होश के नाखून लेने चाहिए और जो रवैया ये अपना रहे हैं उस पर ज़रा सोचना चाहिए, और जिस वफाकी हुकूमत को हम पर मुसल्लत किया गया है तो उसको थोड़ी सी चाबी देनी चाहिए, क्योंकि ये तो खुद माशाल्लाह बिल्कुल फारिग हैं अकल से, लेकिन कोई मशवरा दें कि इन हालात में जो है कौम से खिताब भी करना होता है, कौम को एतमाद में भी लेना होता है। शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।